महाभारत का ये किस्सा उस वक्त का है जब दुर्योधन भी मारा जा चुका है या घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट, अगर कोई पूछे कि किस चीज़ का रिस्क करना है भाई, किस चीज़ का रिस्क मैनेज करना है, क्या हम स्टॉक मार्केट में तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो रिस्क किस चीज़ का है हमको। लेकिन लाइफ में हर चीज़ रिस्क हो सकती है और हर चीज़ रिस्क है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रिस्क है क्या। आपके ऑब्जेक्टिव्स या आपके गोल को आपको अचीव करने में अगर कोई भी बाधा आती है वो रिस्क है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि हम पीस, शांति के साथ ग्रोथ लेना चाहते हैं। हमको ग्रो भी करना है और शांति भी चाहिए। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि रिस्क क्या होता है। जैसे मैंने बताया, हर एक वो चीज़ जो आपके ऑब्जेक्टिव को या आपके गोल को अचीव करने में बाधा बने या उसे रोके, वो एक रिस्क है। और रिस्क को मैनेज करने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके हैं जिससे रिस्क मैनेज हो सकता है। अगर ये 4 तरीके आप धीरे धीरे करके अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप हर एक रिस्क को आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं। और जैसे जैसे आप रिस्क को पार करके बाहर निकलते जाएंगे, आप मंजिल के करीब होते जाएंगे, जो भी आपकी तय मंजिल है। हमने एक पीछे एपिसोड में बात भी करी थी, एक बच्चे को अगर आम खाना है तो उसके लिए रिस्क क्या हो सकता है। आम एक टहनी पे लगा हुआ है, वो अगर उस टहनी तक चढ़ के जाएगा और गिरने का खतरा है क्योंकि टहनी कमज़ोर है। अब गिरेगा तो हाथ पांव टूट सकते हैं, तो वो एक रिस्क है। ज़रूरी नहीं है कि हम आम ही खाना चाहें, हम कुछ भी करना चाहें लाइफ में, हमें रिस्क पता होना चाहिए और रिस्क को मैनेज कैसे करा जाए। रिस्क को मैनेज करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है टर्मिनेट। ये चारों टी हैं बेसिकली, जो इंग्लिश में टी बोलते हैं। दिस इज़ 4 टीज़। और इन 4 तरीक़ों से कोई भी रिस्क मैनेज हो सकता है। तो पहला तरीका है टर्मिनेट, यानी रिस्क को आप ख़त्म कर दीजिए जैसे रिस्क था ही नहीं। जैसे कोई भी रिस्क आता है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको जड़ से ख़त्म कर दीजिए, समूल विनाश रिस्क का। सेकंड तरीका है ट्रीट। रिस्क का कोई दवा, कोई इलाज जिससे वो रिस्क ख़त्म हो जाए और आप तक उसका बुरा असर ना आए, या अगर आए भी तो बहुत हल्का आए जो आपके लिए रिस्क ना हो। तीसरा तरीका है ट्रांसफ़र। अगर आप ना टर्मिनेट कर पा रहे हैं और ना ही आप उसको ट्रीट करने में सक्षम हैं, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए किसी ऐसी जगह या ऐसे व्यक्ति को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े, आपके ऊपर वो रिस्क ना आए। इसका सीधा उदाहरण इंश्योरेंस होता है कि हमने अगर गाड़ी में जाना है या हमको गाड़ी चलानी है तो रिस्क हो सकता है एक्सीडेंट का, गाड़ी में चोट लग सकती है, गाड़ी रिपेयर में जा सकती है, तो हमने इंश्योरेंस करा ली, हमने वो रिस्क अपना ट्रांसफ़र कर दिया। या हम अपनी लाइफ में चल रहे हैं, हम भगवान ना करे कोई बीमारी हो सकती है और उस बीमारी में काफ़ी खर्चा हो सकता है, तो हमने मेडिकल इंश्योरेंस करा ली। तो ट्रांसफ़र एक तरीका है। और चौथा और आखिरी है टेक द रिस्क। अब टेक करने के भी कुछ तरीके होते हैं, हाउ यू टेक इट। तो मैं इस पूरी चीज़ को मैंने बताया था, हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में इतना ज़्यादा वी हैव अ रिच कल्चर इन इंडिया एंड वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री। या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, जिसको कुछ लोग मिथोलॉजी भी कहते हैं, वो इतने रिच हैं कि उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मैं महाभारत का एक किस्सा आपके सामने रखता हूँ, तो शायद आपको ये पूरी चीज़ समझ में आएगी। महाभारत का ये किस्सा उस वक्त का है जब दुर्योधन भी मारा जा चुका है या घायल अवस्था में पड़ा हुआ है।
और कौरवों की हार अब निश्चित है। पांडव अपने शिविर में हैं। अश्वत्थामा बचा हुआ है क्योंकि वो अमर है, तो अश्वत्थामा क्रोध में है क्योंकि उसके पिता यानी कि द्रोणाचार्य की हत्या हो चुकी है। तो अश्वत्थामा और दुर्योधन से बहुत वो लगाव है, उसका मित्र है, खास मित्र है। तो उसको बहुत ज़्यादा पांडवों से नफ़रत हो रही है और बहुत ज़्यादा उसको अंदर ही अंदर क्रोध है। वो ये निर्णय लेता है कि क्योंकि मैं पांडवों का नॉर्मल लड़ाई में या नॉर्मल युद्ध में उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सका, उनको मार नहीं सका, तो अब मैं किसी तरह से भी पांडवों को मारूंगा ज़रूर। तो वो ये निर्णय लेता है और वो रात के अंधेरे में पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर पहुंचता है। शिविर में उसने देखा पांडव सो रहे हैं। छुपते छिपाते किसी तरह शिविर गया, उसने 5 बाण निकाले और पांडवों पे चला दिए और उनका वध करा। उसके बाद वो ऋषि वेदव्यास के आश्रम गया और उसको बहुत ग्लानि हो रही है कि मैंने इस तरह से रात के अंधेरे में, ये कोई शूरवीरों का काम नहीं है कि रात के अंधेरों में जाके मैंने किसी शूरवीर का वध कर दिया है, किसी शूरवीर की मृत्यु का कारण मैं बना हूँ इस तरह से। तो उसको बहुत ग्लानि भी हो रही है। वेदव्यास के आश्रम में गया मैं, उसने बोला कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा मुझे क्रोध आ रहा था पांडवों पे, रात के अंधेरे में मैंने 5 बाण चला के 5 पांडवों का वध कर दिया। ऋषि वेदव्यास बहुत क्रोध करते हैं उस पर, बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि ये जो तुमने किया है ये निश्चित रूप से बहुत ही नीच हरकत है, लेकिन तुमको ये बता दिया जाए कि ये पांडव अभी तक जीवित हैं। जिन्हें तुम पांडव समझ बैठे थे वो पांडव नहीं हैं, वो दरअसल पांडवों के 5 बेटे हैं द्रौपदी से, तो उनको उप पांडव भी कहते हैं। अगले दिन जब द्रौपदी ने अपने बच्चों को इस तरह से मरा हुआ देखा तो नेचुरली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने पांडवों को कहा कि भाई मुझे अश्वत्थामा तो मरा हुआ चाहिए, किसी तरह से भी लेके आओ उसको। कृष्ण जी आते हैं वहाँ पे। कृष्ण जी नॉर्मली कहीं परेशानी होती है तो वो आ जाते हैं, महाभारत में भी हमने देखा है ये। और कृष्ण जी वहाँ पहुँचते हैं। कृष्ण जी बोलते हैं कि भाई द्रौपदी, ऐसा है कि अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अश्वत्थामा को उचित दंड जरूर दिया जा सकता है और उसके लिए हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो 5 पांडव और कृष्ण ढूंढते ढांढते किसी तरह से वेदव्यास के आश्रम में पहुँचे। उन्हें पता चला कि अश्वत्थामा वहाँ पर है। अश्वत्थामा को पांडवों ने चुनौती दी कि तुम कहाँ वेदव्यास जी के ऋषिवर के आश्रम में जाके छुपे हुए हो, तुम अपने आप को अगर शूरवीर कहते हो तो आओ हमारा सामना करो। अश्वत्थामा की जो क्रोध की अग्नि थी वो और भड़क गई ये चुनौती सुनकर। वो बाहर निकले और उसने फिर एक घास के तिनके से ब्रह्मास्त्र बनाया। और वो कैसे बनाया, वो क्या साइंस थी, वो हमारा विषय नहीं है इस वक्त, बट एक घास के तिनके को उसने कन्वर्ट करके ब्रह्मास्त्र बनाया। ब्रह्मास्त्र कहा जाता है कि इट इज़ अ वेरी वेरी डिज़ास्ट्रस एंड डेंजरस वेपन इन दोज टाइम्स, एंड सम पीपल ऑल्सो कंपेयर इट विद न्यूक्लियर वेपन। खैर वो जो भी हो रहा हो उस वक्त, उसने वो ब्रह्मास्त्र बनाया और ब्रह्मास्त्र बना के उसने बोला कि मैं अब पांडवों का नाश करके रहूँगा। मुझसे जो भी गलती हो गई हो कि मैंने गलती से पांडव समझ के उप पांडवों का यानी पांडवों के बच्चों का जो द्रौपदी से थे उनका वध कर दिया, लेकिन अब पांडवों का वध करूँगा और ये ब्रह्मास्त्र इनको मारने के लिए छोड़ रहा हूँ। अब ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि ब्रह्मास्त्र उस समय के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा विनाशकारी था। इट वॉज़ अ डिज़ास्ट्रस थिंग। अगर हम आज के कंपैरिजन में करें तो प्रोबेबली अगर न्यूक्लियर वेपन होता है तो इट इज़ जस्ट डिज़ास्ट्रस। सो उस वक्त के हिसाब से ब्रह्मास्त्र, जो भी नॉन साइंस थी उस वक्त, ब्रह्मास्त्र वॉज अ डिज़ास्टर्स वेपन। एक रिस्क है जो कि पांडवों की ओर बढ़ रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट का पहला अध्याय है कि रिस्क को टर्मिनेट किया जाए। कृष्ण ने फौरन अर्जुन को बोला, भाई रिस्क टर्मिनेट करना है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ जिससे रिस्क खत्म हो जाए। तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया।
तो दो ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे। वेद व्यास, क्योंकि उनके पास इतनी योग बल है, उनके पास तपस्या का बल है, तो दोनों ब्रह्मास्त्र को वो अपनी हथेली पे ले लेते हैं और बोलते हैं कि अगर ये दो ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो इस पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित है, ये पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। हे कृष्ण, आपको तो पता है कि ये ब्रह्मास्त्र टकराने नहीं चाहिए। कृष्ण ने बोला, वो अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था, हमारे अर्जुन के पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था, कोई और ऑप्शन नहीं था ब्रह्मास्त्र चलाने के अलावा, उसी लिए चलाया गया। सो व्हाट वी सी हियर कि पहला विकल्प जो उन्होंने चुना, यानी कि पहला ऑप्शन जो चुना, वो रिस्क मैनेजमेंट के फर्स्ट अध्याय से एग्जैक्टली मिलता है, टर्मिनेशन ऑफ द रिस्क। वेद व्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र अपने योग बल से, अपनी तपस्या की शक्ति से किसी तरह हथेली पे तो ले लिए थे, लेकिन उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब ये जो ले लिया है हमने, अब इसको नेक्स्ट अध्याय पे चलें अगर रिस्क मैनेजमेंट के। सो दैट इज़ ट्रीट द रिस्क। रिस्क का हमको इलाज करना चाहिए, और इलाज करने के लिए उन्होंने बोला कि इस ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन ने बोला कि ठीक है, मैं अभी लेता हूँ। अर्जुन ने फ़ौरन ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया अपना। अश्वत्थामा को बोला, भाई अब तुमको क्या अलग से बताना पड़ेगा, कुछ कार्ड दूँ, क्या करूँ, व्हाट्सएप दूँ, इसको वापस लो। अश्वत्थामा ने बोला, मुझे नहीं आता है वापस लेना। बोला, नहीं आता है मतलब, अगर नहीं आता है तो चलाया क्यों था? तुमको खुद नहीं पता कि ये कितनी खतरनाक शक्ति है? अगर तुम अपनी शक्ति का असर नहीं जानते तो उसका उपयोग भी क्यों करा तुमने? इसको वापस तो लेना ही चाहिए। अश्वत्थामा ने बोला, मुझे आता ही नहीं है वापस लेना, मैं नहीं ले सकता। So now we see the two T's have failed. टर्मिनेट भी नहीं हो सकता वो ब्रह्मास्त्र, और वो ट्रीट भी नहीं हो सकता। Then we come to the third T, जो कि रिस्क मैनेजमेंट में सिखाया गया है, और जो वेद व्यास ने उस वक्त भी कहा कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो अब इसकी दिशा बदलनी पड़ेगी, इसको ट्रांसफ़र करो कहीं और, ऐसी जगह इसको फेंको जिससे किसी मनुष्य का या किसी सृष्टि में किसी का बहुत विनाश ना हो। किसी ऐसी, उनका मतलब था प्रोबेबली कि ये किसी एक डेजर्ट्स में, किसी रेगिस्तान में, कहीं ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहाँ विनाश तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा। ट्रांसफ़र द रिस्क। अब अश्वत्थामा की क्रोध अग्नि तो बहुत ज़्यादा थी, उनको बहुत गुस्सा था पांडवों के ऊपर। उसने बोला कि ठीक है, मैं पांडवों का वध तो नहीं कर सकता, लेकिन पांडवों का वंश नहीं बढ़े ये मेक श्योर जरूर कर सकता हूँ। तो अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु हैं, अभिमन्यु का तो वध हो चुका है, लेकिन अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा के गर्भ में, उसके पेट में, शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, उसके पेट में अभिमन्यु का बेटा है जो परीक्षित है। तो उसने बोला अश्वत्थामा ने कि मैं अगर पांडवों का विनाश नहीं कर सकता, ये मेक श्योर जरूर करूंगा कि इनकी पीढ़ी आगे ना बढ़े। तो उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित पे वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसने बोला कि अब ये रिस्क आपके वंश तक जाएगा, ट्रांसफर तो मैंने कर दिया है। सो नाउ वी सी टर्मिनेशन, रिस्क फेल हो चुका है। ट्रीटमेंट ऑफ द रिस्क, वापस लेने वाला आधा कामयाब हुआ। अर्जुन ने तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं आता है। ट्रांसफ़र करने को कहा गया तो भी उसने, पांडव तो बच गए, लेकिन पांडवों के जो वंश है वहाँ तक उसने छोड़ दिया। अब फाइनल टी इज़ टेक द रिस्क। अब ले कौन उस रिस्क को? रिस्क लेने के लिए बचता है वही परीक्षित जो कि गर्भ में है उत्तरा के, पर अगर वो रिस्क टेक करेगा तो फिर वो बचेगा नहीं। तो फिर महाभारत में कहा गया है कि कृष्ण ने अपना रूप एकदम सूक्ष्म कर लिया, छोटा कर लिया, और उत्तरा के गर्भ में जाके उस ब्रह्मास्त्र को ग्रहण करा। तो अब हमें पता ये चलता है कि अगर आपको टेक भी करना पड़ता है रिस्क, ऐसा ट्राई करना चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को सामने करें जो प्रोबेबली उस रिस्क को लेने में ज़्यादा सक्षम है या ज़्यादा शक्तिशाली है, या रिस्क इतना कमज़ोर हो या इतना छोटा हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई हमने शेयर में लगा दिया और हमको पता है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है,
देन इट इज़ फाइन, यू शुड टेक दैट रिस्क। बट अगर रिस्क बड़ा है, सिग्निफिकेंट है, देन यू शुड ट्राई टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू सम पर्सन हु इज़ बेटर केपेबल टू टेक दैट रिस्क, जिससे उसको भी क्षति ना पहुँचे और आप भी बचे रहें। मतलब कोई अगर आपकी कहीं पे गुत्थम गुत्था हो जाए और तो आप ऐसे व्यक्ति को लेके जाएं जो थोड़ा सा संभाल सके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गुत्थम गुत्था करनी है, पर मैं कह रहा हूँ कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट के 4 अध्याय हमेशा ध्यान रखें लाइफ में। इफ़ वी वांट टू अचीव आवर गोल्स, तो हमारे गोल्स तभी हमारे तक आएंगे जब हम अपने रास्ते के सारे रिस्क हटाते चलें। सो ये एक अध्याय है जो कि विच विल टीच यू हाउ टू अचीव योर गोल्स विद पीस ऑफ माइंड। यानी कि आप सक्सेस कैसे हो सकते हैं, ग्रो कैसे कर सकते हैं विद पीस, ग्रोथ विद पीस में आगे और भी। थैंक यू।